गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ साइंस, क्लास सेवेंथ। तो आज की क्लास में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 मेटल्स और नॉन मेटल्स का वन शॉट रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर को ऑलरेडी हम लोग ने एक बार कंप्लीट कर चुका है अलग अलग पार्ट्स में, बट आज की क्लास में हम इसको पूरा अच्छे से रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पढ़ना है, जो आपको याद रखना है, वो सब आज की क्लास हम लोग कवर करेंगे। ये जो पीपीटी पीडीएफ मैंने बनाया है, इसका नोट्स आपको ऐप में ही मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा जब आपको इस चैप्टर का रिवीजन करना हो या पढ़ना हो एग्ज़ाम के टाइम। तो अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल होगा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होगा या कुछ भी पूछना होगा तो आप चैट विंडो में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम ही है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी कि हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं एक्चुअली। तो मेटल्स हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि शाइन करते हैं। शाइन करने का मतलब कि वो लस्टर करते हैं। जो आप प्रॉपर साइंटिफिक वर्ड जो यूज़ करोगे वो होगा लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है कि वो चमकते हैं, शाइनिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल आप गोल्ड को देख लो, गोल्ड हमारा चमकता रहता है। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, ये सब चीज़ों को आप देखोगे जब, तो ये काफ़ी शाइन करती हैं। इसलिए करती हैं क्योंकि ये सब मेटल्स हैं और शाइन करना इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ज़्यादातर मेटल्स जो हमारे रहते हैं वो हार्ड होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि सोडियम। सोडियम इज़ ऑल्सो अ मेटल, लेकिन वो सॉफ्ट होता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है मेलिबिलिटी। फोर्थ है हमारी डक्टिलिटी, फिर सोनरिटी, कंडक्शन ऑफ हीट और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे मेटल्स शो करते हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि डल होते हैं। जैसे हमने अभी मेटल्स की बात की कि वो शाइन करते रहते हैं, लेकिन हमारे नॉन मेटल शाइन नहीं करते। उनका एक बड़ा डल सा कलर रहता है, उनको देखते ही ऐसा लगता है कि छी, ये क्या चीज़ है। फिर ये जो मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारी जनरली, ये हमारे सॉफ्ट होते हैं, यानी एकदम सॉफ्ट होते हैं। आप इनको अपने हाथ से तोड़ ओड़ सकते हो, बेंड वगैरह कर सकते हो। प्लस ये काफ़ी आसानी से टूट जाते हैं। आप किसी नॉन मेटल को उठा के उस पे हैमर मारोगे या उसको ज़मीन पे फेंकोगे तो वो टूट जाएगा। और इस प्रॉपर्टी का जो साइंटिफिक वर्ड आप यूज़ करोगे वो होगा ब्रिटल। यानी अगर कोई चीज़ आपके फेंकने पे या किसी चीज़ को हैमर करने पे वो आसानी से टूट जाती है, तो वो चीज़ हमारी ब्रिटल कहलाती है। साथ ही साथ ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। और साथ ही साथ ये हमारे ना तो मेलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। और इनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक होती हैं नेचर में। मेटल्स की ऑक्साइड्स हमारी बेसिक होती हैं नेचर में, यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं बता दे रही हूँ। जो मेटल्स की ऑक्साइड होती हैं वो हमारी बेसिक होती है नेचर में, और नॉन मेटल्स की हमारी एसिडिक होती है नेचर में। नॉन मेटल्स के जैसे एग्जांपल हो गया हमारा सल्फर हो गया, आपको फोटो में जैसे दिख रहा है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, ये सब हमारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। तो आपको एटलीस्ट 4 to 5 एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए कि मेटल्स के क्या हैं, नॉन मेटल्स के क्या हैं। तो अब ये सब जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इनके बारे में अब थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है मेटेलिक लस्टर, यानी कि जो मेटल हमारा शाइन करता है। जो मेटल्स पे आपको शाइनी अपीयरेंस देखने को मिलती है गोल्ड पे या फिर सिल्वर पे, वो होती है हमारी, उसी को हम लोग लस्ट्रस बोलते हैं, लस्टर नेचर। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा मेटल शो करता है। जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी हो गई, गोल्ड के जो ज्वेलरी, आप इयर रिंग्स हो गए, चेन्स हो गए, सिल्वर ऑर्नामेंट्स हो गए, या फिर कॉपर यूटेंसिल्स जो होते हैं। आपके घर में आप लोग टिफ़िन वगैरह में जो एल्युमिनियम फॉयल यूज़ करते होगे, वो भी काफ़ी शाइनिंग होता है। तो वो भी क्योंकि एल्युमिनियम हमारा मेटल है। तो आप जितने भी मेटल्स को ऐसे रिकॉल करोगे, आप देखो कि ज़्यादातर उसमें हमारी शाइनिंग है, यानी कि वो लस्टर नेचर शो करते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर शाइनिंग चीज़ हमारी मेटल हो। आपने वो ऐसे लाइन सुनी होगी कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो वैसे ही ऑल दैट थिंग्स दैट शाइन्स आर नॉट मेटल्स। हर शाइन करने वाली चीज़, हर चमकने वाली चीज़ मेटल नहीं होती, बट ऑलमोस्ट ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि मेटल्स हमारे शाइनी होते हैं नेचर में।
अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारे मेटल्स की वो है हार्डनेस। हमने बात की थी कि मेटल्स हमारे हार्ड रहते हैं, मतलब आप काफ़ी एकदम हार्ड रहते हैं, एकदम पत्थर की तरह। आप उनको फेंकोगे तो वो टूटेंगे फूटेंगे नहीं। जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, इस टाइप के जो मेटल्स हैं ना वो हमारे काफ़ी हार्ड होते हैं। बट कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो इस केस में भी हमारे एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस हैं सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों भी आर टाइप ऑफ नॉन मेटल्स ही हैं, लेकिन ये हार्ड नहीं है, ये काफ़ी सॉफ्ट है। इतने सॉफ्ट हैं कि आप इनको चाकू का यानी नाइफ का यूज़ करके कट कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ फोटो में दिख रहा है, ये नाइफ का यूज़ करके ये हमारा सोडियम है, इसको कैसे आराम से एकदम कट कर ले रहे हैं हम लोग। तो मेटल्स जनरली हमारे हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं उसकी? सोडियम और पोटेशियम, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगर स्टेट्स ऑफ मेटल्स की बात करें, यानी कि मेटल्स कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस में, तो ज़्यादातर मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आ गया। और किस चीज़ का एक्सेप्शन है? ये मर्क्यूरी हमारा एक्सेप्शन है। मर्क्यूरी का सिंबल हमारा Hg होता है। ये जो मर्क्यूरी है ये भी हमारा एक मेटल है, बट ये सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड होता है। जैसा आप यहाँ फोटो में देख सकते हो, ऐसे सिल्वर कलर का लिक्विड होता है, एकदम पानी की तरह फ्लो करता है। रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। रूम टेम्परेचर आपका जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होगा 36 डिग्री 40 डिग्री जो भी टेम्परेचर होगा, उसमें हमारा ये मर्क्यूरी है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसा आप फोटो में भी देख सकते हो। अब बात करते हैं मेलेबिलिटी पे। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारा कोई भी मटेरियल की बात करें, जनरली मेटल्स ही इसको शो करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते, तो हम मेटल्स का नाम लेके ही इसको समझते हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे मेटल्स को हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि मतलब मेटल का एक बड़ा सा पत्थर है, उसको आपने हैमर से बीट किया या किसी चीज़ से बीट किया, फिर उसकी आपने थिन शीट्स कन्वर्ट कर ली। जैसे यहाँ फोटो में भी दिख रहा है, हमने गोल्ड बार है हमारा, उसको हैमर किया हमने अच्छे से, फिर एक गोल्ड शीट बन के आ गई। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हमारी कोई मेटल या कोई भी मटेरियल हमारा थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। जैसे कि आपके जो घर में आप सिल्वर फॉइल्स यूज़ करते हो, वो एल्युमिनियम फॉइल्स होते हैं ना, तो एल्युमिनियम क्या है? मेटल है। ऐसा तो है नहीं कि वो नेचर में हमें पूरा ऐसे सिल्वर फॉइल के रूप में ही बनाया है। एल्युमिनियम हमें एक पत्थर के फॉर्म में मिला था, फिर उसको बीट कर करके हमने उसका फॉइल बनाया। तो ये एक प्रॉपर्टी है। प्लस गोल्ड सीड्स जो हमारी होती हैं, और एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि कुछ स्वीट्स हमारी रहती हैं, जैसे काजू कतली हो गया या और भी, उनके ऊपर कुछ सिल्वर फॉइल टाइप की लेयर रहती है, तो वो एक्चुअली रियल सिल्वर ही रहता है, जिसको एकदम पतली सीड्स में हमने कन्वर्ट किया हुआ है। अगर अब बात करें कि सबसे मेलेबल मेटल कौन सा होता है, यानी कि ऐसा मेटल जिसको आप आराम से थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो होता है हमारा गोल्ड। फर्स्ट नंबर पे हमारा गोल्ड आता है, फिर सेकंड नंबर पे हमारा सिल्वर आता है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसको आराम से थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप गोल्ड बोलोगे, उसके बाद सिल्वर। अब बात आती है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, इस मेलेबल प्रॉपर्टी होने का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग। तो काफ़ी सारे यूटेंसिल्स जो होते हैं आपके घर में, कॉपर यूटेंसिल्स वगैरह, कंटेनर्स वगैरह जो होते हैं एल्युमिनियम के बने रहते हैं, इनका यूज़, इस प्रॉपर्टी का यूज़ इन सब चीज़ों को बनाने में होता है। प्लस हमारे सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स जो बनते हैं, ज्वेलरी ऑब्वियस सी बात है जो हमारी बनती है, वो भी मेलेबल होने की वजह से ही बन पाती हैं। सोचो अगर गोल्ड को हम लोग बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो क्या आपकी जो ज्वेलरीज वगैरह आप लोग पहनते हो वो बन पाती? नहीं बन पाती। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ इन सब चीज़ों में किया जाता है। सेकेंड आता है हमारा डक्टिलिटी। अब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हमारे मेटल्स थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। मेलेबल यानी कि थिन सीड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और डक्टिलिटी में ये थिन वायर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जैसे ही आप वायर सुनते हो, हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है, तो आप वायर सुनते हो तो सबसे पहले दिमाग में आपके क्या आता है? कॉपर वायर्स आते हैं। तो हाँ, जो आपके घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, जो उसमें वायर्स बने हुए हैं, वो कॉपर के बने हुए हैं। और वो कॉपर वायर्स इसीलिए बन पाए क्योंकि मेटल्स हमारे डक्टाइल होते हैं, यानी कि वो आराम से थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो देखो, जैसे कि ये कॉपर का एक स्टोन है, इसको बीट कर करके, हैमरिंग कर करके इसको कॉपर वायर्स बना ली गई हैं।
कॉपर वायर्स भी होते हैं, एल्युमिनियम वायर्स, गोल्ड वायर्स, सिल्वर वायर्स, ये सब भी होते हैं। इन्हीं वायर्स को अलग-अलग शेप में करके हमारी ज्वेलरीज़ भी बन जाती हैं। यूजेस की बात करें तो आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, ज्वेलरी बनाने में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी, जैसे गिटार हो गया, वायलिन हो गया, उसमें भी जो स्ट्रिंग्स बनती हैं वो मेटल की होती हैं, तो उसमें भी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। प्लस जो ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, उसमें जो रोप्स वगैरह लगती हैं वो भी हमारी स्टील की बनी होती हैं, वो भी मेटल की बनी होती हैं। तो वो वायर्स इसीलिए बन पाती हैं क्योंकि हमारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं, उनको आराम से हम लोग थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बात करें सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल की, तो वो हमारा गोल्ड होता है। गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल भी है और सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल भी है। ऑल्दो ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, तो इसका यूज़ हम लोग वायर्स बनाने के लिए इतना यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि गोल्ड भाई बहुत महंगा होता है। उसकी माइनिंग प्रोसेस में, उसको प्योर फॉर्म में लाने में काफ़ी खर्चे लगते हैं, तो इसीलिए हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में गोल्ड वायर्स का यूज़ नहीं करते। गोल्ड एक एक्सपेंसिव, एक लग्जरी चीज़ की तरह देखा जाता है, क्योंकि भाई उसमें, उसकी माइनिंग प्रोसेस में पैसे लगते हैं बहुत ज़्यादा। इसीलिए कॉपर हमारा सस्ता है, एल्युमिनियम सस्ता है गोल्ड और सिल्वर के मुकाबले। तो इसीलिए घरों में हमारे वायर्स कॉपर और या फिर एल्युमिनियम के ही प्रेफर होते हैं। एक और एक अमेजिंग फैक्ट है कि हमारा 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। यानी आप 1 ग्राम गोल्ड को ऐसे उठाओगे तो उसको अच्छे से आप अगर कन्वर्ट करो, इतना मेले डक्टाइल है हमारा ये गोल्ड कि आप उससे 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो। तो ये काफ़ी अमेजिंग फैक्ट है। फिर नेक्स्ट आता है सोनोरिटी। तो ये सोनोरिटी एक और ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स ही शो करते हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मेटल्स हमारी एक रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस कर सके। जब आप किसी मेटेलिक सब्सटेंस को गिराते हो, जैसे आप कोई स्पून गिराते हो या कोई ग्लास गिराते हो जो स्टील या किसी मेटल का बना हो, कॉपर यूटेंसिल कोई, तो आप देखोगे कि बहुत, उसके गिरने पे बहुत तेज आवाज़ होती है ना? तो इसीलिए होती है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सोनोरिटी बोलते हैं। जैसे आपके स्कूल में जो बेल लगी रहती हैं वो मेटल की बनी होती है, तभी जब वो बजती है इतनी दूर से बजती है, आपको यहाँ तक सुनाई दे जाती है, अपनी क्लासरूम तक। प्लस अगर कोई कॉइन्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो गिर जाते हैं तो एकदम टन टन आवाज़ होती है, आपको पता चल जाता है कॉइन्स गिरा है कहीं। स्पून्स गिरते हैं, स्पून्स हो गए, ग्लासेस हो गए, वो भी गिरते हैं तो पता चल जाता है। जो डांसर्स वगैरह घुंघरू यूज़ करते हैं वो भी मेटल्स के बने होते हैं, इसीलिए जब वो लोग अपनी लेग मूवमेंट करते हैं तो हमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसके यूजेस भी सेम ही हैं, स्कूल बेल्स, टेम्पल बेल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी, घुंघरू में। इस प्रॉपर्टी की, सोनोरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ इन सब चीज़ों में होता है। ये प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हमारे मेटल्स एक रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। आप एक रबर को गिराओ तो किसी को पता नहीं चलता कि एक रबर गिरा है, लेकिन वहीं आप किसी स्पून को गिराओ या फिर कॉइन को गिराओ, सबको पता चल जाता है कि आपने कॉइन या कुछ ऐसा गिराया है। फिर नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी हमारी कंडक्शन ऑफ हीट की। तो कंडक्शन ऑफ हीट का सिंपल वर्ड्स में यही मतलब है कि जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। कंडक्ट यानी कि आप किसी चीज़ को लेके जा रहे हो, तो किस चीज़ को लेके जा रहे हो? हीट को लेके जा रहे हो, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। यानी कि देखो, जैसे यहाँ फोटो में है, हमने अब एक मेटल रॉड लिया है और हम लोग इसको, इस ए पॉइंट मान लो इसको और इसको बी पॉइंट मान लो, तो हम लोग इस रॉड को ए पॉइंट पे हीट कर रहे हैं। बट इस, आप देखोगे कि ये जो हीट है वो सिर्फ और सिर्फ ए पॉइंट पे लिमिटेड नहीं रह जाएगी, ये धीरे धीरे इस बी पॉइंट तक फैलने लगेगी कि आप इसको पकड़ नहीं पाओगे, आपको गर्म फील होने लगेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। यानी कि हीट फ्लो होती है हमारे मेटल्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। किस पॉइंट से किस पॉइंट तक होती है? जो पॉइंट गर्म है उस पॉइंट से ठंडे पॉइंट तक होती है। आप देखो, आप ए पॉइंट को गर्म कर रहे हो लेकिन बी तो हमारा ठंडा है, तो हीट फ्लो कहाँ से होगी? ए टू बी होगी, बी टू ए थोड़ी होगा, कोल्ड मूवमेंट थोड़ी हो रहा है, कंडक्शन ऑफ कोल्ड थोड़ी है, ये कंडक्शन ऑफ हीट है, यानी हीट फ्लो होगी। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारी हीट फ्लो होगी। अगर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट की बात करें तो हमारे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन काफ़ी अच्छे कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, यानी अपनी पूरी बॉडी में ये लोग आराम से हीट को स्प्रेड होने देते हैं। वहीं वुड, प्लास्टिक और रबर ये सब पुअर कंडक्टर्स हैं, यानी ये लोग हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। आप एक वुड को यहाँ पे लाके गर्म करते तो आप
वुड अगर यहाँ पे रहता तो वुड का सिर्फ ए पॉइंट ही गर्म रहता। आप 1 घंटे पकड़ के खड़े रहो लेकिन बी पॉइंट तक आपको हीट फील नहीं होती उतनी। इसका यूज़ अगर बात करें तो इसका यूज़ आपके किचन में होता है। कंडक्शन ऑफ हीट का यूज़, आप जो खाना वगैरह खाते हो, जो खाना जिस यूटेंसिल में बनता है वो यूटेंसिल्स हमारे मेटल के बने होते हैं। और आपका जो फूड है वो इवनली इसीलिए कुक हो पाता है क्योंकि पूरे उस यूटेंसिल में हीट इक्वली ट्रांसफ़र होती है, हीट इक्वली कंडक्ट होती है। वो यूटेंसिल्स तो हमारे मेटल्स के बने रहते हैं जैसे कि हीट पूरे एरिया में अच्छे से हमारी ट्रांसफ़र हो, फूड अच्छे से कुक हो जाए। लेकिन उन यूटेंसिल्स की जो हैंडल रहती हैं, जहाँ से आप उन यूटेंसिल को पकड़ते हो, वो या आप देखो कि या तो वुड का बना होगा या फिर प्लास्टिक का बना होगा। जैसे कि आप जब पकड़ो तो आपको गर्म ना लगे, क्योंकि वुड और प्लास्टिक हमारे पुअर कंडक्टर्स होते हैं और जो मेटल्स हैं हमारे वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो इसका यूज़ हमारा यूटेंसिल्स बनाने में होता है इस प्रॉपर्टी में। आप अपने घर में कहीं कुकर देख लो या कोई भी ऐसा जो आइटम्स यूज़ होता है, पैन देख लो, वो उसका कुकिंग एरिया तो मेटल बना होगा लेकिन उसका हैंडल हमारा वुड और प्लास्टिक का बना होगा। अब क्यों बना रहता है ऐसे, आपको इसका रीज़न भी पता चल गया। अब बात आती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये कंडक्शन ऑफ हीट एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसमें हीट हमारी कंडक्ट हो रही थी, यानी हीट पास हो रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो जो मटेरियल्स अपने अंदर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास होना अलाउ करते हैं अपने अंदर से, उनको हम लोग गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। गुड कंडक्टर्स जैसे कि हमारे सब मेटल्स हो गए, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब हमारे अच्छे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वहीं जो हमारे नॉन मेटल्स हैं या और भी दूसरे जो सब्सटेंस हैं वो भी हमारे पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स ही हमारे पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हों या फिर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हों। और भी टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, और भी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं दुनिया में, वो भी पुअर कंडक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि रबर, प्लास्टिक, वुड, सल्फर, कोल, नायलॉन, ये सब हमारे पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं क्योंकि इनके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, आप देखे होंगे कि जब भी आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन आता है काम करने के लिए, तो वो हमेशा स्लीपर्स या शूज़ पहन के वर्क करता है। या मे बी जो हाई लेवल वाले इलेक्ट्रीशियंस होते हैं जो पोल वगैरह पे वर्क करते हैं, यानी आप इलेक्ट्रिक पोल्स जो घर के बाहर रहते हैं, जो इलेक्ट्रीशियंस वहाँ पे वर्क करते हैं, वो लोग रबर ग्लव्स भी पहनते हैं। वो रबर ग्लव्स इसीलिए पहनते हैं क्योंकि जो रबर है ना, वो हमारा एक पुअर कंडक्टर है। अगर बाई चांस जो इलेक्ट्रीशियन मैन है हमारे, वो इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आ गए तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा क्योंकि वो रबर इलेक्ट्रिक शॉक को उनके बॉडी में आने ही नहीं देगा। हमारी जो बॉडी है ना, वो एक कंडक्टर ऑफ हीट है। अब देखो, हम मेटल नहीं है लेकिन हमारी बॉडी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम करंट के एक्सपोज में आए, अगर हमने करंट को छुआ तो हमें करंट लगेगा, हमें शॉक लगेगा, हमें फील होगा, पेन फील होगा हमें। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम रबर ग्लव्स को लगाए रहेंगे तो हमें फील नहीं होगा क्योंकि ये रबर हमारे बॉडी में करंट को आने से प्रिवेंट करता है। तो आपको इसका यूज़ भी पता चल गया कि इलेक्ट्रीशियंस हमारे स्लीपर्स या शूज़ पहन के क्यों वर्क करते हैं, वो रबर ग्लव्स पहन के क्यों यूज़ करते हैं, क्यों आपके पेरेंट्स बोलते हैं आपसे कि वेट हैंड से आपको स्विचेस को नहीं छूना चाहिए। आप जब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हो तो आपको स्लीपर्स या शूज़ पहनना होना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमें करंट लग सकता है। लेकिन अगर हम कुछ रबर से रिलेटेड या फिर प्लास्टिक या ऐसी कुछ चीज़ जो पुअर कंडक्टर है उसके कांटेक्ट में रहेंगे तो हमें तब करंट नहीं लगेगा। अब थोड़ा अगर प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समराइज़ करें तो ये हमारी एक टेबल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मेटल्स, यहाँ पे मेटल्स है, यहाँ पे नॉन मेटल्स दिया और यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात है। लस्टर, हार्ड, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, हीट कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स, ये प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं। और यहाँ पे दिया है कि मेटल्स शो करते हैं नहीं, नॉन मेटल्स शो करते हैं कि नहीं। तो इस टेबल के इम्पॉर्टेंट है, आप इसके गो थ्रू कर सकते हो। फिर अब आता है एक टर्म नोन एज कोरोजन। तो ये कोरोजन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें हमारे मेटल्स को डैमेज होता है, यानी मेटल्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। किस वजह से ख़राब हो जाते हैं, मे बी ड्यू टू एयर, वाटर या फिर केमिकल्स। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके मेटल सरफेस हमारे ख़राब हो जाते हैं उसको बोलते हैं कोरोजन। जैसे कि हमारे आयरन जो होता है उस पर रस्टिंग हो जाती है, जो कॉपर होता है
ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, जैसा हम यहाँ देख रहे हो ये कॉपर पाइप टाइप की चीज़ है, इसके ऊपर आप देखो ग्रीन कलर की कोटिंग हो गई, तो ये एक कोरोजन है। या फिर जो सिल्वर रहता है उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, ये कुछ सिल्वर स्पून है, देखिए इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई है। सिल्वर हमारा कितना ब्राइटली शाइन करता है, बट देखो इस पर ब्लैक कोटिंग आ गई है। तो ये सब हमारे टाइप्स ऑफ कोरोजन के एग्जाम्पल है। हमें रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। तो रस्ट क्या होता है? रस्ट बेसिकली एक रेडिश ब्राउन कोटिंग रहती है जो आयरन के ऊपर फॉर्म हो जाती है, और द प्रोसेस जिससे ये रस्ट का फॉर्मेशन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। जैसे देखो ये हमारी आयरन चेन्स हैं, इनको होना तो चाहिए कुछ सिल्वर टाइप के, ग्रे टाइप के कलर में, बट देखो ये रेडिश ब्राउन टाइप की हो गई हैं, तो ये रस्टेड हो गई हैं। और जिस फिनोमिना के थ्रू ये रस्ट बनी है इनके ऊपर, इसको बोलते हैं रस्टिंग। तो इस रस्टिंग के लिए हमें दो कंडीशंस ज़रूरी होती हैं। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी तो हमारी रस्टिंग आयरन पे नहीं होगी। तो वो दो कंडीशंस क्या हैं? पहली तो एयर है और सेकंड हमारा वाटर है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, एयर वाटर। अगर ये दोनों हमारे आयरन पे पड़ा तो आयरन हमारा रस्टेड हो जाएगा। अगर सिर्फ एयर या फिर सिर्फ वाटर होगा तो रस्टिंग नहीं होगी। रस्टिंग होने के लिए इन दोनों का होना ज़रूरी है। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या है? आयरन के ऊपर जब ऑक्सीजन या वाटर पड़ेगा तो फिर हमारा रस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी काफ़ी कुछ हमारे 4 स्टेप्स हैं। अब आप पूछोगे कि रस्टिंग क्यों हमारे लिए हार्मफुल है, इसको प्रिवेंट क्यों करना है? सही तो है कि रेडिश ब्राउन टाइप की इतनी अच्छी कोटिंग हो जा रही है। तो देखिए रस्टिंग ना मेटल्स के लिए कोरोजन जो है मेटल्स के लिए काफ़ी हार्मफुल रहता है, और ये जो रस्टिंग है ये आयरन के लिए काफ़ी हार्मफुल रहती है। पहली चीज़ तो आयरन को ये वीक कर देती है, यानी जो हमारा आयरन है वो वीक बन जाता है। जो आयरन का यूज़ है ना, आपके घर में रॉड्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। आपके घर में की जो बेसिक फाउंडेशन होती है उसमें आयरन रॉड्स का यूज़ होता है। सोचो अगर उसमें रस्टिंग पड़ गई, वो कमज़ोर पड़ गए, तो आपका जो घर है वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा। हल्का सा कभी कुछ भूकंप अर्थक्वेक आया नहीं कि कब घर गिर जाए। तो इसीलिए हमें रस्टिंग वगैरह को प्रिवेंट करना पड़ता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या स्टेप्स हैं हमारे? पहली चीज़ तो पेंटिंग है। आप आयरन सब्सटेंस को पेंट कर दो, या उसके ऊपर ऑयलिंग कर दो, या फिर ग्रीसिंग कर दो, या फिर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जब आयरन के ऊपर आप जिंक की कोटिंग कर देते हो। ऑयलिंग क्या होता है? आप कुछ अलग टाइप के ऑयल्स का यूज़ करके उस पे करते हो। आपकी जो बाइसिकल्स रहती हैं उसमें जो चेन रहती है उस पे ऑयलिंग होती रहती है। ग्रीसिंग क्या होता है? इसका यूज़ मतलब ये भी ऑयलिंग की तरह ही सिमिलर है, बट ग्रीसिंग में हम जो ऑयल यूज़ करते हैं वो ज़्यादा थिक होता है। इसका यूज़ गियर्स वगैरह की ग्रीसिंग में रस्ट प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है। पेंटिंग तो आपके घर में जो आयरन के गेट्स लगे रहते हैं वहाँ पे होता है। जो डोर्स वगैरह रहते हैं उनकी पेंटिंग, कुछ लोग आयरन डोर्स भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे पेंटिंग का यूज़ किया जाता है। अब आप सोचोगे कि ये पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन करने से रस्टिंग कैसे प्रिवेंट हो रही है? तो देखो हमने यहाँ रस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तब रस्ट बनेगा। अब सोचो आप आयरन के ऊपर आपने यहाँ पे पेंट लगा दिया, तो जब अगर आयरन के ऊपर पेंट लग गया तो फिर ये जो ऑक्सीजन वाटर अगर आ भी रहा है तो वो तो पेंट के कांटेक्ट में आएगा, आयरन के कांटेक्ट में तो आएगा ही नहीं। तो जब ये ऑक्सीजन वाटर पेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है रस्ट फॉर्म नहीं होगी। तो देखो जैसे कि यहाँ फोटो में आपको दिख रहा है, ये एक आयरन रॉड टाइप का है, इसके ऊपर आप पेंट लगा दोगे तो जो ऑक्सीजन है आसपास की, जो मॉइस्चर है आसपास का, वो तो मेटल रॉड के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, वो तो पेंट के कांटेक्ट में आ रहा है। तो ऐसे करके आप रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हो। अब कुछ रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन समझते हैं। हमने आयरन का ये बारे में ही पढ़ा अभी कि आयरन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा। अब जनरली थोड़ा मेटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि मेटल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा। तो देखो अगर मेटल्स हमारे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सॉरी प्रेजेंट ऑफ एयर नहीं, ऑक्सीजन तो हमारी एयर में ही प्रेजेंट रहती है और कहाँ रहती है। तो जब मेटल्स एयर के कांटेक्ट में आए तो वो मेटल्स ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम हमारा एक टाइप ऑफ मेटल है, आप इसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाए तो ये मैग्नीशियम हमारा रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला।
यानी कि आपको यहाँ क्या फॉर्मूला याद रखना है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे सोडियम प्लस, सोडियम नहीं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। आप कॉपर प्लस ऑक्सीजन लो तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। आप कोई भी ऑक्सीजन, कोई भी मेटल लो तो वो हमारी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे मेटल ऑक्साइड ही बनाएगी। और ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये हमारे बेसिक होते हैं नेचर में। बेसिक होते हैं नेचर में यानी कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमारे सारे मेटल्स हो जाएंगे जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम। तो आपको इधर ये चीज़ याद रखनी है कि ये फॉर्मूला जो है हमारा कि मेटल्स प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मेटल ऑक्साइड, प्लस हमारी ये जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती हैं नेचर में। अभी मैंने जब यहाँ आपको ये फॉर्मूला समझा रही थी तो मैंने मैग्नीशियम और कॉपर का एग्जाम्पल लिया। मैंने सोडियम बोल रही थी लेकिन मैंने सोडियम कंप्लीट नहीं किया। सोडियम भी एक टाइप ऑफ मेटल है लेकिन मैंने सोडियम को कंप्लीट इसलिए नहीं किया क्योंकि सोडियम को अगर आप ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हो ना तो वो काफ़ी डेंजरस हो जाता है। इसलिए मैंने आपको उतना नहीं बताया कि बाई चांस अगर आप कभी ट्राई करना चाहो तो गलती से आप सोडियम को उठा के ना ट्राई कर लो। तो सोडियम जो है ना वो काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल होता है जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में आने पे। मतलब इतना एक्सट्रीमली रिएक्टिव है कि अगर बाई चांस गलती से 1 सेकंड के लिए भी अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ गया ना तो एकदम इतनी तेज आग पकड़ेगा कि आपको लगेगा आपने पेट्रोल को जला दिया है जैसे। बहुत तेज से इसके मतलब एकदम साउंड्स आते हैं बहुत तेज, ऐसे लगता है कि बम बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ऐसी साउंड्स आती हैं सोडियम के एयर के कांटेक्ट में आने पे। तो इसीलिए जो सोडियम है हमारा, इसको जब हम लोग स्टोर करते हैं तो हम लोग इसको केरोसिन में स्टोर करते हैं जैसे कि एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बचा रहे। तो ये भी आपको याद रखना है कि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है जो काफ़ी वायलेंटली रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इस वजह से इसको हम लोग केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं जैसे कि एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बचा रहे। तो देखिए यहाँ आपको सोडियम की फ़ोटो भी दिख रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अभी तक सिर्फ मेटल्स के बारे में ही पढ़ा है, अब थोड़ा नॉन मेटल्स पे भी फोकस करते हैं क्योंकि हमारा चैप्टर्स दोनों के बारे में। तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये थोड़े डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं। मतलब ये डाइऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। मेटल्स हमारे ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहे थे, नॉन मेटल्स हमारे डाइऑक्साइड फॉर्म्स कर रहे हैं। तो ऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों डिफरेंट चीज़ होती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कोई भी मेटल को अगर आप ऑक्सीजन के साथ लाओगे तो उसमें हमारा वो मेटल, उस पर्टिकुलर नॉन मेटल का डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। और इस डाइऑक्साइड को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो फिर एक एसिड बन जाएगा। जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड को हमने एग्जांपल लिया है, सल्फ़र डाइऑक्साइड को आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे ना तो आपको सल्फरस एसिड मिल जाएगा। मेटल के केस में ऐसा कुछ नहीं था। मेटल के केस में ऑक्सीजन में आने पे मेटल ऑक्साइड बन रहा था। मेटल ऑक्साइड फिर हमारा उसको वाटर में डिज़ोल्व कर रहे थे, फिर उसको टेस्ट कर रहे थे, कोई एज सच एसिड नहीं बन रहा था। बट यहाँ नॉन मेटल के केस में ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करने पे हमारा डाइऑक्साइड बनता है और ये डाइऑक्साइड हमारा वाटर में डिज़ोल्व करने पे एक एसिड बनाता है। और आप क्या देखोगे कि ये जो नॉन मेटल्स के हमारे डाइऑक्साइड्स रहते हैं ये हमारे एसिडिक होते हैं नेचर में, यानी कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो इधर आपको ये फार्मूला याद रखना है, प्लस ये चीज़ भी याद रखनी है कि वाटर में डिज़ोल्व करने पे एसिड बना लेते हैं। प्लस ये याद रखना है कि इनका जो ऑक्साइड्स रहती हैं, इनके डाइऑक्साइड्स का जो नेचर रहता है वो होता है एसिडिक। जैसे कि सल्फर हो गया, हमारा कार्बन हो गया, जितने भी सब नॉन मेटल्स हैं सब यही शो करेंगे। अब हमने एक हाईली रिएक्टिव मेटल के बारे में बात किया था जो कि सोडियम था। एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल भी है हमारे पास जो कि है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी ऐसा है जो कि एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने पे इजीली फायर कैच कर लेगा, इसीलिए हम इसको अंडर वाटर स्टोर करके रखते हैं जैसे कि कांटेक्ट में ना आए एयर या एयर के। अच्छा, ये जो फॉस्फोरस है सिर्फ एयर के कांटेक्ट में आने पे फायर कैच करता है, लेकिन सोडियम हमारा एयर वाटर दोनों के कांटेक्ट में आने पे वायलेंटली रिएक्ट करता है। तो आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। और सोडियम हमारा केरोसिन में स्टोर होता है और ये हमारा अंडर वाटर स्टोर होता है। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है? सोडियम है। और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? वो है फॉस्फोरस।
अब आपकी बुक में एक छोटे से कॉर्नर में एलिमेंट के बारे में बताया हुआ था। आप लोग देखो, आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना ही होगा क्या होती है। तो हमारे वर्ल्ड में ना अभी हमने 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर ली है, और इनमें से कुछ एलिमेंट्स को हमने नॉन मेटल्स की कैटेगरी में डिस्क्राइब किया है। देखो, मेटल्स तो 118 है, और इन 118 मेटल्स में से कुछ एलिमेंट्स को हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैटेगराइज किया। सॉरी, मैंने मेटल्स बोल दिया था अभी। 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, जिनको हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे ट्रांजिशन मेटल्स, एल्कालाई मेटल्स, मेटलॉइड्स, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, एक्टिनॉइड्स, नोबल गैस। एलिमेंट्स तो हमारे इन सब कैटेगरीज में भी डिवाइडेड है, बट इस चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये जो येलो कलर से आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, ये जो है हमारे नॉन मेटल्स हैं। और आपको ये जो पर्पल टाइप से दिख रही हैं, ये सब हमारे मेटल्स हैं। वैसे ये जो दिख रही हैं ये सभी हमारे मेटल्स हैं, बट ये ट्रांजिशन मेटल हैं, ये हमारे एल्कलाई मेटल्स हैं, ये हमारे एल्कलाई अर्थ मेटल्स हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया मैंने आप लोगों को। इसके बारे में आपको बस छोटा सा ही बताया है कि 118 एलिमेंट्स होते हैं, और उनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो एक एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस रहता है जिसको आप फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप सोचो कि मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो वो है हमारा एलिमेंट। और इन एलिमेंट्स को हमने काफ़ी सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और उन्हीं में से 2 कैटेगरीज हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, जो कि है मेटल और नॉन मेटल। तो ये थोड़ा बस एक्स्ट्रा चीज़ें थी, आपको बस थोड़ी सी इसमें याद रखनी है कि एलिमेंट क्या है, कितने हैं, मेटल नॉन मेटल, बस। अब थोड़ा यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं, कि अभी तक हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा है, थोड़ा नॉन मेटल्स को भी ध्यान दे देते हैं। नॉन मेटल्स में आता है हमारा ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन। तो ये जो ऑक्सीजन है, इसका यूज़ आप सभी को पता है, हम लोग ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं। हम लोग अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, फिर बाहर CO2 देते हैं। कार्बन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। जो बेसिक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हम लोग हमारी बॉडी में हैं, उनका जो बेसिक ब्लॉक है, मतलब जो बेसिक यूनिट है, वो हमारा कार्बन है। नाइट्रोजन का यूज़ फर्टिलाइजर्स की तरह प्लांट्स ग्रोथ में यूज़ किया जाता है। जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देखते हो कि कुछ प्लांट्स की लीव्स हमारी येलो टर्न कर जाती हैं, तो वो येलो इसीलिए टर्न करती हैं क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। फिर क्लोरीन का यूज़ होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में। जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उसमें क्लोरीन पाउडर का फ्रीक्वेंटली उसको छिड़काव किया जाता है, जैसे कि वाटर क्लीन रहे। प्लस जो आपके घर में कभी कभार वाटर आता है, जो सीवेज लाइन्स होती हैं उसके आसपास भी क्लोरीन पाउडर्स को वो डस्ट किया जाता है, जैसे कि आसपास का वाटर प्योरीफाइड रहे। प्लस आयोडीन का यूज़ कहाँ किया जाता है, आपको ये पता होगा कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से एक डिसीज़ हो जाती है करके, गॉइटर करके। आयोडीन हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है। प्लस साथ ही साथ जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स आप यूज़ करते हैं उसमें भी आयोडीन की मात्रा थोड़ी सी रहती है, क्योंकि आयोडीन हमारे एक एंटीसेप्टिक की तरह एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो जो आप एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हो ना, उसमें थोड़ा सा आयोडीन भी रहता है। तो ये यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स भी आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट एक छोटे से कॉर्नर में आपको अलॉयज़ के बारे में बताया हुआ है आपकी बुक में। तो ये अलॉयज़ क्या होते हैं, ये एक ऐसा मिक्सचर रहता है ऑफ 2 और मोर मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स, यानी मेटल या नॉन मेटल को मिला के जो चीज़ बन रही है उसको हम लोग अलॉयज़ बोलते हैं। अब आप कहोगे कि मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिक्स क्यों करना है, दोनों अलग अलग सही तो हैं। तो देखो, जो प्योर मेटल्स होते हैं ना, वो कभी कभार सॉफ्ट हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो थोड़े कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो कोरोडेड आराम से हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर कोरोजन का खतरा रहता है। अगर मेटल्स को हम लोग गैल्वेनाइजेशन ना करें, उनके ऊपर पेंटिंग वगैरह ये सब ना करें, तो फ्रीक्वेंटली ऑयलिंग, ग्रीसिंग ये सब ना करें, तो वो कोरोडेड हो जाएंगे आराम से। इसीलिए मेटल्स को उतना प्रेफर नहीं किया जाता है, अलॉयज़ का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अलॉयज़ हमारे मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा हार्ड होते हैं, वो कोरोजन या रस्टिंग के ये सब नहीं होता है अलॉयज़ पे। प्लस ये ज़्यादा टाइम के लिए वर्क भी करते हैं, यानी ड्यूरेबल होते हैं।
तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अलॉय क्या होते हैं और मेटल्स के कंपैरिजन में इनको क्यों प्रिवेंट किया जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये कि ज़्यादा हार्ड होते हैं, दूसरी चीज़ ये ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनके पास, थर्ड ये कि वो रेसिस्टेंट होते हैं कोरोजन या रस्टिंग के टूवर्ड्स, प्लस ये ड्यूरेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हम कुछ देख लेते हैं। स्टील, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? स्टील। आपके घर में स्टील वगैरह के कुछ यूटेंसिल्स होंगे। तो स्टील क्या है? स्टील एक ऐसा अलॉय है हमारा जो कि आयरन जो कि एक मेटल है और कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है उसके कंपैरिजन में आके बना होता है। और ये जो स्टील है हमारा, ये हमारे आयरन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होता है। स्टील का यूज़ हमारे मशीन्स वगैरह, टूल्स वगैरह, रेलवे ट्रैक्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, इन सब का बनाने में यूज़ होता है। जो आपके घर में मैंने बात की थी कि जो रॉड्स यूज़ होते हैं वो आयरन और कार्बन दोनों के मिक्स स्टील रॉड्स होते हैं। सेकंड आता है हमारा ब्रास। कॉपर और जिंक का मिला के बनता है। कॉपर जिंक हमारे दोनों मेटल्स हैं। ब्रास का यूज़ यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेप्स टैप्स टेप्स होगा, डेकोरेटिव आइटम्स, इन सब का बनाने में यूज़ होता है। थर्ड हमारा ब्रोंज। ब्रोंज मेडल्स आपने सुना होगा, ब्रोंज स्टैचूज जो होती हैं। तो ब्रोंज एक हमारा कोई मेटल या नॉन मेटल नहीं है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अलॉय। कैसे बनता है? कॉपर और टिन को बना के हमारा ब्रोंज बनता है। इसका यूज़ स्टैचूज, मेडल्स, बेल्स और कॉइन्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अलॉयज के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, जैसे स्टील, ब्रास और ब्रोंज। और ये याद रखना है कि इसको मेटल के मुकाबले क्यों प्रेफर किया जाता है। ठीक है। तो आपके इस चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स में कुल इतनी ही चीज़ें हैं। मेटल्स के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स, नॉन मेटल्स के अच्छे एग्जाम्पल्स, देन उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डक्टाइल मतलब क्या होता है, मेलेबल, सोनरस होना क्या होता है, लस्टर कौन से मटेरियल होते हैं, ब्रिटल कौन से मटेरियल होते हैं, प्लस गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स। फिर हमारे अलॉयज़ के बारे में था। फिर जब कोरोजन और रस्टिंग के बारे में हमने जाना। एंड एट लास्ट फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं और डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। फिर उनका नेचर क्या रहता है, एसिडिक या बेसिक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस चैप्टर में कुछ इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये पीडीएफ आपको ऐप में ही मिल जाएगा नोट्स के सेक्शन में, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। आपके चैप्टर में जितने भी सब चीज़ें जो हैं, जो आपको याद रखनी है, जो आपको पढ़नी है, वो इसी पीडीएफ में पूरा आपको कंबाइन मिलेंगी। तो रिवीजन पर्पस के लिए, और अगर आप बुक की रीडिंग एक दो बार करने के बाद आप इस नोट्स को जब देखोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि कितने यूज़फुल है ये। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ